हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक एक कंसेप्ट को जो है हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक कंसंट्रेशन के साथ जरूर देखिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग पीछे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 2D का। ये हमारा x हो जाता और ये हमारा x डैश हो जाता, फिर हमारा y हो जाता और ये हमारा y डैश हो जाता और ये हमारा क्या हो जाता, ओरिजिन हो जाता। ये जो हमारा लाइन दिख रहा है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के नाम से जानते हैं पहले से। ये हमारा जो लाइन दिख रहा है वर्टिकल लाइन यानी कि हम लोग y एक्सिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है जहाँ पे दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, एक तरीका से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम करता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का काम करता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का काम करता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का काम करता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन में क्या होता है, माइनस, इसके बाद प्लस होता है। थर्ड में आते हैं तो माइनस कोमा माइनस होता है और फोर्थ में आते हैं तो प्लस कोमा माइनस होता है। आपको पता होगा कि पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को ही लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी प्रेजेंट है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो वाई का वैल्यू इस पे क्या होगा, जीरो होगा। यानी एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल जीरो। वैसे ही अगर y एक्सिस पे कहीं भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे x का वैल्यू जीरो होगा, यानी बोल सकते हैं द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल जीरो। यानी कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ उसमें अगर मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट जीरो दिया हुआ तो पॉइंट कहाँ जाएगा, तो y एक्सिस पे जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट जीरो दिया हुआ तो पॉइंट कहाँ जाएगा, तो x एक्सिस पे जाएगा। अगर दोनों जीरो दिया हुआ तो आपका ओरिजिन पे जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि कार्टेशियन वाले फॉर्म को जो है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, हर एक एक चीज़ जो है आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ से जो है फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक वर्टिकल लाइन हो गया यानी कि वाई एक्सिस का काम करेगा, और ये हमारा जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया यानी कि एक्स एक्सिस का काम करेगा। यहाँ आप लिखते हैं एक्स, ये हमारा हो गया एक्स डैश, फिर हमारा हो गया वाई और ये हमारा हो गया वाई डैश, ये हमारा हो गया ओरिजिन। यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट हम लेते हैं P। तो देखिएगा कि किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि कहने का मतलब है कि 2D है, क्योंकि इसमें सिर्फ x एक्सिस है और y एक्सिस है। 3D रहता तो उसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग 2D में काम कर रहे हैं। तो 2D में अगर किसी पॉइंट का हमको लोकेशन फिक्स करना है कि एक्चुअली में पॉइंट है कहाँ, तो इसके लिए उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का होना जरूरी है। तो जैसे ही पॉइंट P है तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है क्या है, A है, और y कोऑर्डिनेट जो है क्या है, B है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस लिखते हैं x एक्सिस से, और फिर यहाँ से एक डिस्टेंस लिखते हैं y एक्सिस से। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, तो PA हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि पॉइंट P का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल a माने हैं। तो जब ये स्मॉल a है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा। फिर ऐसे ही पॉइंट P का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो इसको स्मॉल b माने हैं, यानी ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल b हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट P है तो y एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, a बोल रहे हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा के नाम से जानते हैं। फिर पॉइंट P का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको हम b बोल रहे हैं, या फिर y कोऑर्डिनेट या फिर इसको ऑर्डिनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज, क्या हो जाएगा, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस बोला जाएगा तो x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और x एक्सिस से डिस्टेंस बोला जाएगा तो y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग का लिखने का जो तरीका है, इस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन अभी हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना है। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ें पहले उसको हम लोग जानते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे निकाला जाता है। तो कंसंट्रेशन के साथ आप देखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ से हम सपोज करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और इसका वैल्यू जो है a प्लस आयोटा b है, और इससे जो है हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना है।
तो इसमें हम लोग सबसे पहले रियल पार्ट को लेते हैं और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लेते हैं, जो भी साइन है उसके साथ। तो रियल पार्ट का साइन हमारा क्या है, तो ए प्लस में है और बी भी किस में है, प्लस में है, यानी कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा इसका, ए कोमा बी हो जाएगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बी हो गया। अगर मान लेते कोई कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z2 है, ऐसे करके जो है माइनस ए प्लस आयोटा बी, तो इस सिचुएशन में अगर बोला जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट लीजिए, तो देख रहे हैं ना कि रियल पार्ट जो है माइनस ए है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ऐसा माइनस ए माइनस आयोटा बी, तो इस सिचुएशन में रियल पार्ट माइनस ए और इमेजिनरी पार्ट माइनस बी। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर ऐसा है ए और माइनस आयोटा बी, तो रियल पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ए हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ तो इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं। अब पहला जो कोऑर्डिनेट देख रहे हैं इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। दूसरा जो देख रहे हैं इसमें रियल पार्ट क्या है, निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी पहले माइनस फिर प्लस है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसमें दोनों निगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और इसमें पहला पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल कर दिया गया, जैसे मान लेते हैं Z5 जो सीधे ए दे दिया हुआ, तो ए का मतलब हम लोग समझेंगे ए प्लस आयोटा इंटू जीरो, तो उस सिचुएशन में कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ए कोमा जीरो हो जाता है, यानी देख रहे हैं कि इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे भी जाएगा तो दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का, तो देख रहे हैं कि वैल्यू क्या पॉजिटिव में है, यानी एक्स एक्सिस के जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर अगर हम ऐसा लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को Z6 इक्वल टू मान लेते हैं माइनस ए है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे तो माइनस ए प्लस आयोटा इंटू जीरो, यानी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो माइनस ए कोमा जीरो हो जाता है। तो देख रहे हैं ना कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो, यानी डिफिनिट है कि हमारा एक्स एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर जाएगा, और ये हमारा वैल्यू क्या निगेटिव है, यानी एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि इस साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली इमेजिनरी कर दिया गया, यानी ऐसा लिख दिया गया आयोटा बी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिएगा तो जीरो प्लस आयोटा बी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो जीरो कोमा क्या हो जाएगा, बी। तो देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और देख रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट जो आपका पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि अप में, यानी ऊपर जाके लाई करेगा। अगर मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जाए प्योरली इमेजिनरी में ही माइनस में हो जाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो प्लस आयोटा इंटू माइनस बी, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो जीरो कोमा माइनस बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि डाउन में आकर के लाई करेगा। और अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जीरो हो गया, जीरो का मतलब जीरो प्लस जीरो आयोटा, यानी कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो जीरो कोमा जीरो हो जाएगा, तो ये कहाँ लाई करेगा आपका, तो ओरिजिन पे लाई करेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कब कैसे दिया रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक तरीका से ग्राफिकली, इसका प्रोसेस बता दिए कि कब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कब सेकंड में जाएगा, कब थर्ड में जाएगा, कब फोर्थ में जाएगा, कब एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे कब जाएगा, जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एक्स एक्सिस पे भी दो ऑप्शन, अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव तो इधर और निगेटिव है तो इधर। फिर वाई एक्सिस पे कब जाएगा, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो अब वाई पे आ जाएंगे, वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, निगेटिव है तो जीरो आएगा, नीचे आएगा सॉरी, और अगर दोनों जीरो हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन पे चला जाएगा। तो आइए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग शॉर्ट में एक दो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जेड दे दिया गया 3 + 4 आयोटा, तो देखेंगे कि इससे हमको क्या कोऑर्डिनेट मिल रहा। तो रियल पार्ट इसका कितना है 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो 3,4 यही कोऑर्डिनेट मिला। अब इस चीज़ को जो हमको क्या करना 2D पे एक्सप्लेन कर देना है, यानी बता देना कि कहाँ है पॉइंट। तो यहाँ x हो जाएगा, ये हमारा x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा। तो देख रहे हैं 3,4 है, कुछ पॉइंट डालते हैं 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, कुछ निगेटिव में भी ले लेते हैं। फिर यहाँ मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इधर कुछ निगेटिव में हम पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो आपको दिखाना किसको है 3,4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, देन वाई कोऑर्डिनेट 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना 3 प्लस में आएगा,
और वाई कोऑर्डिनेट 4 यहाँ आएगा। तो ग्राफ में दिखेगा कि इसके सामने भी लाइनिंग रहता है, इसके सामने भी लाइनिंग रहता है। जब दोनों को लाइएगा तो लगभग पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 3 कोमा क्या हो जाएगा 4। ग्राफ पे बनाइएगा तो एक्यूरेट बन जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ ना, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ -2 आयोटा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट -2 और y -2। तो इस पॉइंट को हमको दिखा देना है। तो देख रहे हैं x -2 है, y भी -2 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यानी यही पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो -2 को। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ना उसका कोऑर्डिनेट लिखिए और उसको ग्राफ पे दिखा दीजिए, वही कहलाता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रियल पार्ट है ना, जो रियल पार्ट है उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट की तरह यूज कर रहे हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बोलते क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहा है ना, x एक्सिस y एक्सिस, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, तो x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, तो y एक्सिस है। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग x एक्सिस को जो है रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रियल एक्सिस। कारण है कि इस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी कारण से x एक्सिस को रियल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। y एक्सिस पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए y एक्सिस को जो है इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो O दिख रहा है इसको हम लोग पहले ओरिजिन बोलते थे, लेकिन फिलहाल हम लोग O को ओरिजिन नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, तो पोल बोलेंगे। O को ओरिजिन नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब देखिए पहले जो है हम लोग इसको XY प्लेन के नाम से जानते थे। किस प्लेन के नाम से जानते थे, XY प्लेन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जो इसका नेम हो जाता है क्या, यानी जो हमारा XY प्लेन है ना, इसका नेम हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। XY प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर हम लोग बोलते हैं अर्गेंड प्लेन, या फिर एक और नाम होता है गॉस प्लेन या गॉसियन प्लेन। ठीक है, यानी 3 नेम से जो है इसको जाना जाता है। आपका जो XY प्लेन दिख रहा है इसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया जा रहा है, या फिर अर्गेंड प्लेन बोल सकते हैं, या फिर गॉसियन प्लेन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में XY प्लेन को इन तीनों नाम से जाना जाता है। x एक्सिस को रियल एक्सिस के नाम से जाना जाता है, y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जाना जाता है, और O को यानी जो आपका ओरिजिन है इसको पोल के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता दिए कि कब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कब सेकेंड में आएगा, कब थर्ड में आएगा, कब फोर्थ में आएगा। तो ध्यान रखना है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट नॉन जीरो होगा, देन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसी एक क्वाड्रेंट में आ जाएगा अपने साइन के अनुसार। लेकिन अगर कोई एक पार्ट जीरो आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो x एक्सिस पे लाई करेगा या फिर y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये भी बताएं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में कब जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में कब जाएगा। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है और पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है इसके बीच में हम लोग रिलेशन जोड़ने वाले हैं। तो आप कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन, यानी कि समझिए कि हम इमेजिनरी एक्सिस को ले लिए और यहाँ एक रियल एक्सिस को ले लिए। तो हमारा x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P, जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो इसका मतलब क्या है, अभी बताया आपको कि x कोऑर्डिनेट का मतलब है कि y एक्सिस से इसका क्या डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब है कि x एक्सिस से इसका क्या डिस्टेंस है। यानी दोनों बात बताएंगे तब जा करके जो है इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, तो फिक्स हो पाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पोलर फॉर्म में अगर इसी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि इस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है पहले इसको मेंशन करते हैं। यानी आपका जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है पहले इसको मेंशन करते हैं। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसको जनरली हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो r हो गया। फिर अभी जो लाइन बना तो इसका हम देखते हैं कि x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, आगे हम सिचुएशन के अनुसार बांटेंगे कि कैसे कैसे एंगल बनता है।
तो यहाँ पे जो है जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा मान लिए, तो यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं। तो देखिए जैसे पहले से कैसे फिक्स है कि हमेशा हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वैसे ही पोलर फॉर्म में भी क्या किया जाता है कि पहले आर को लिखा जाता है फिर थीटा को लिखा जाता है। तो आर का एक्चुअली में मतलब है कि ओरिजिन से इसका क्या डिस्टेंस है, इसको आर बोलते हैं। और थीटा का मतलब है कि जो लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो आगे ये एंगल के अनुसार हम लोग बहुत सारा केस अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को थीटा मान लिए। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो आर कोमा थीटा हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट हम ए मान लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिख रहे हैं पी एक्स कोमा वाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन, क्या बोलते हैं, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अगर हम लिख रहे हैं ना कि पी एक्स कोमा वाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जो हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम लिखते हैं पी आर कोमा थीटा, तब इसको हम लोग बोलते हैं पोलर, क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। यानी समझिए ना कि पॉइंट पी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों बात जो है, जैसे मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पता रहता है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन पोलर में क्या होता है कि आर और थीटा पता रहना चाहिए। आर का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस और थीटा का मतलब यहाँ का जो एंगल है। ये दोनों पता रहेगा तो दोनों को हम लिख देंगे। तो ये भी फिक्स है कि पहले आपको आर को लिखना है फिर थीटा को लिखना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो किसी पॉइंट का लोकेशन जो है अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के तहत हम फिक्स कर लेते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलावा जो है पोलर कोऑर्डिनेट के सहायता से भी जो है किसी भी 2D प्लेन में जो है पॉइंट का लोकेशन को जो है फिक्स किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में जो हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ही पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम लोग डील करेंगे आगे। तो देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/y। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो आपको पहले हम क्या बताएं कि आप रियल पार्ट को डालिए और फिर इमेजिनरी पार्ट को डालिए, यानी x, y। देखिए यहाँ पहले से लिखा हुआ। अब x, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, अभी बताया ना कि x का मतलब होता है कि y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है x है, यानी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और y का मतलब होता है कि x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है y है, यानी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया तो एंगल हमारा कितने का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अब इसमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो। यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारा जो OP है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, तो r मान लेते हैं। तो OP का मॉड इसलिए लगा दिए कि OP जो है हमारा एक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो एंगल हमारा AOP, इसको हम क्या मान लेते हैं, तो थीटा मान लेते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल PAO। तो इस ट्रायंगल में आइएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको पहले r का वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू निकालना है, फिर y का वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस से लिख सकते हैं ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो OP का वैल्यू r है तो r स्क्वायर, और OA जो है x है तो x स्क्वायर, और AP जो y है तो y स्क्वायर। यानी यहाँ से लिखा जा सकता है r को स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r में मॉड लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू रहता है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि r जो हमारा एक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब जो है इसी ट्रायंगल में हमको x और y का वैल्यू भी निकालना है। एकदम ध्यान से आप देखते रहिए। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो जब इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड यानी कि PA हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने यानी कि क्या हो जाएगा, तो OP हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है PA का जो वैल्यू दिख रहा है y है, और OP का जो वैल्यू दिख रहा है r है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, तो r साइन थीटा हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। फिर ऐसे ही अगर हम एक बार कॉस थीटा को लेते हैं, चूँकि हमको x भी निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हमारा बेस हो जाएगा OA, और हाइपोटेनस हमारा हो जाता है OP। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो कॉस थीटा जो है OA का वैल्यू हमारा x है और OP का वैल्यू हमारा r है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है r cos थीटा। यानी यहाँ से x का वैल्यू हमको r cos थीटा मिला,
y का वैल्यू r साइन थीटा मिला, और r का जो मॉडुलस है यानी मॉड है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। आइए इससे एक दो चीज़ और लिख लेते हैं। थीटा को भी लिखा जा सकता है, तो थीटा को कैसे लिखते हैं देखिएगा, इसके लिए हमको tan लेना होगा। tan तो लिखेंगे यहाँ से tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा पी ए है और बेस हमारा क्या है ओ ए है। तो आगे बढ़ते हैं, तो tan थीटा हमारा हो जाता है पी ए का जो वैल्यू दिख रहा है ना y, और ओ ए का जो वैल्यू दिख रहा है ये हमारा x। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा को, y का मतलब जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, y का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x का मतलब जो है रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो इसको हम लोग मॉड में डाल देते हैं ताकि वैल्यू को जो है निगेटिव ना करे, पॉजिटिव में ही रखे इस रेशियो को। तो आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाई रियल पार्ट ऑफ z। तो आगे इस बेसिस का यूज करके जो है हम लोग एंगल वगैरह को भी निकालेंगे। ठीक है, इससे एक दो फॉर्मूला भी और लिखा जा सकता है, उसको भी लिख देते हैं। और इसके बाद जो है फिर हम लोग पोलर फॉर्म में मेनली रूप से आते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। देखिएगा यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट लिखे हैं कि r साइन थीटा जो है, r साइन थीटा इसका वैल्यू किसके इक्वल है, तो y के इक्वल है। तो आगे इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो साइन थीटा को लिख सकते हैं y बाई आर। तो आगे यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल y, और r का वैल्यू अभी देखे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। तो ये हमारा साइन थीटा हो गया x और y के टर्म में। फिर एक और हम लोग लिखे हैं कि r कॉस थीटा जो है इसका वैल्यू क्या है, x है। तो आगे बढ़ाते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है x बाई आर, यानी आगे इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा को x बाई आर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो मेनली रूप से अभी हम लोग यूज करने वाले हैं तीनों का, मॉड आर का यूज करने वाले हैं, फिर y का वैल्यू r साइन थीटा और x का वैल्यू r कॉस थीटा। तो देखिएगा स्टार्टिंग में ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज किए थे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या सपोज किए थे? तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल चुका है, x का वैल्यू इसको हम पुट करेंगे, y का वैल्यू भी मिल चुका है, इसको हम पुट करेंगे। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बस कंसंट्रेशन बनाए रखिए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो लिखेंगे यहाँ से कि सिंस z का जो वैल्यू हमको क्या मिला, तो x प्लस आयोटा वाई मिला। लिखेंगे यहाँ से सिंस z किसके इक्वल है, तो x प्लस आयोटा वाई, यानी z इक्वल हो जाएगा x का वैल्यू क्या मिला, तो r कॉस थीटा प्लस आयोटा, y का वैल्यू क्या मिला, तो r साइन थीटा। अब देख रहे हैं दोनों में से r कॉमन हो जा रहा, तो r कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला मिला हमको z इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं किस नेम से, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे विच इज नोन एज पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, और एक और नाम है इसका मॉडुलस एम्पलीट्यूड, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ z। यानी कहने का मतलब है कि जो z इक्वल टू लिख रहे हैं ना r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म को जो है हम लोग पोलर फॉर्म या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ z के नाम से जानते हैं। तो पोलर फॉर्म तो समझ गए, चूंकि r और थीटा का यूज कर रहे हैं इसलिए पोलर फॉर्म के नाम से जान रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म के नाम से इसलिए जान रहे हैं चूंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिगो देख रहे हैं ना, कॉस थीटा साइन थीटा ये सब आ रहा है। और मॉडुलस एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ कि r को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं और इसमें जो थीटा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, इसीलिए मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं r और थीटा के बारे में। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसमें बनाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम ऑल्सो करके, या फिर वेयर भी कर सकते हैं, वेयर। इसमें जो r दिख रहा है ना r, इसका वैल्यू क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं। ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि r जो है एक्चुअली में एक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है तो ये कभी निगेटिव नहीं आएगा। जनरली हम लोग रूट से जो वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस दोनों निकालते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस निकालेंगे क्योंकि r हमारा एक डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और इस r को किस नेम से जानते हैं यहाँ पे, तो इस r को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। एंड हमारा जो थीटा है, थीटा, तो थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट ऑफ z। शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं देखिएगा, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं ए एम पी ऑफ z,
तो इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं ए आर जी ऑफ जेड, तो इसको पढ़ते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड, यानी इसको पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और इसको पढ़ते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। अब देखिए जब भी कम्प्लेक्स नंबर आपको क्वेश्चन देगा, जैसे मान लेते दे दिया जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3 आयोटा, और बोलेगा कि इस कम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो इसके पहले जो हम लोगों को जरूरत किसका किसका पड़ेगा, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का यही फॉर्मूला हमारे पास, z = r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r निकालने में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि r का डायरेक्ट फॉर्मूला है √x² + y²। इस पे वैल्यू को डालेंगे, हमको r तुरंत मिल जाएगा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई झंझट नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन दिक्कत किसका है, तो थीटा का है, थीटा यानी कि जिसको हम लोग आर्गूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो मेन रोल इसी पे आता है कि आपको थीटा कैसे निकालना है, और थीटा निकालने के लिए कुछ प्रोसेस है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आगे इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं कि थीटा कैसे निकालते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देता है ना जिसमें डायरेक्ट आपको दे देगा कि एम्पलीट्यूड निकालिए या फिर आर्गूमेंट, बात एक ही है, एम्पलीट्यूड बोले या आर्गूमेंट बोले दोनों का मतलब सेम है। तो आइए मेन डिस्कशन अब हम लोग करते हैं थीटा पे ही। तो थीटा पे डिस्कशन करने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया ना, ये कम्प्लेक्स नंबर जा कहाँ रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि कम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नॉन जीरो है, यानी दोनों में कोई जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में कम्प्लेक्स नंबर या तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट में कोई एक पार्ट जीरो हो जाएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो किस एक्सिस पर जाएगा और उस सिचुएशन में क्या वैल्यू हो सकता है, इसको लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो जाएगा तो कम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे चला जाएगा, बात खत्म, सीधे जीरो हो जाएगा। फिर उसको आगे लेकर हमको बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जीरो हो जाएगा तो एंगल भी जीरो हो जाएगा, और हमारा जो मॉडुलस है, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ बचेगा नहीं, वो भी जीरो हो जाएगा। तो फिर हम उसको पोलर में लिखेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड। प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एंगल है थीटा, और इस एंगल का वैल्यू जो है -π से बड़ा है और +π से लेस या इक्वल है, तो यहाँ पाई का मतलब जो है एंगल को इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ आपको पाई का मतलब समझना है, पाई रेडियन में है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई का मतलब कितना समझना है, तो 180 डिग्री। तो बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक एंगल है और इसका मेजर जो है -π से बड़ा है और +π से छोटा या इक्वल भी होगा तो चलेगा, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट, या फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, क्योंकि आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड बोले दोनों का मतलब थीटा ही है, तो उसका वैल्यू जो है इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इससे बाहर हो रहा है तो गलत है, तो ध्यान रखना कि इसके अंदर ही रहना चाहिए, और उसी बेसिस पे जो हम लोग सारे वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी आपको बताया है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर जो है किसी एक्सिस पे लाई करता है तो क्या करेंगे। यहाँ x हो गया, x' हो गया, y हो गया, y' हो गया, ओरिजिन हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग केस वाइज इसको बांटते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट को। तो केस फर्स्ट में आते हैं, तो लिखते हैं कि व्हेन z इज प्योरली रियल। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो, यानी इस फॉर्मेट में हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर x, 0, यानी रियल पार्ट कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, जीरो, दोनों जीरो नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में अब x का जो वैल्यू है कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका कम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाएगा, और x का वैल्यू निगेटिव है तो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई कम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो उस सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो कम्प्लेक्स नंबर इधर, और निगेटिव है तो इधर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग एंगल बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में बनाते हैं तो एंगल पॉजिटिव बनता है, और क्लॉकवाइज में बनाते हैं तो एंगल क्या बनता है, निगेटिव बनता है। एंगल बनाने का शुरुआत यहीं से करना है। अब बताइए कि अगर x पॉजिटिव है तो यहीं पे ना आपका लाइन बन जाएगा, तो इस सिचुएशन में x एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एंगल है आपका कितना बनेगा, तो जीरो बनेगा। रेडियन में ही लिख रहे हैं जीरो। अब देखेंगे कि जीरो इस बीच में है कि नहीं, तो देखिएगा क्लियरली इस बीच में जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब एक्चुअली में है क्या कि -180 डिग्री से बड़ा और +180 डिग्री से छोटा या बराबर, तो जीरो जो इस बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर में
कि इफ़ एक्स जो है, एक्स अगर हमारा पॉजिटिव है देन थीटा, थीटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझना है आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो थीटा हमारा कितना हो जाता है 0। और केस सेकंड में लिखते हैं इसमें कि इफ़ अगर हमारा एक्स निगेटिव आ जाए देन थीटा क्या होगा। देखिए एक्स अगर निगेटिव आ जाएगा तो आपका कम्प्लेक्स नंबर सीधे यहाँ पहुँच जाएगा। तो लाइनिंग बनाएंगे तो ऐसे लाइन बनेगा। अब एंगल के बारे में बात करेंगे तो पहले हमको एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, और एंटी क्लॉकवाइज बनाने के बाद देखना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो एंगल क्लॉकवाइज बना करके देखेंगे कंडीशन। तो क्लियर है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों में किसी एक ही कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं, तो यहीं से एंगल का शुरुआत करना आपको। एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ऐसे, और क्लॉकवाइज आते हैं तो ऐसा घूमना होगा। तो इधर से आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल पाई बन गया, तो पाई के इक्वल तो ले ही रहा, यानी कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मतलब 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन इधर से आइएगा तो निगेटिव में बन जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि माइनस पाई से बड़ा है बट माइनस पाई के बराबर नहीं है, इसलिए आप इधर से नहीं आ सकते हैं, कोई एक ही केस वैलिड होगा। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना हो जाता है, तो पाई के इक्वल आ जाता है। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, यानी इस फॉर्मेट में दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर दे दिया कि जेड इक्वल टू सीधे लिख दिया 3, तो देख रहे हैं ना कि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अगर लिखना चाहते हैं तो 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल। अब देखेंगे कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है यानी यहाँ आएगा तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा 0। और वहीं अगर ये निगेटिव हो जाए तो इधर आ जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई, यानी एक फिक्स वैल्यू हमको मिल गया। कब, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। अब आते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड में लिखते हैं कि वेन, ध्यान से देखिएगा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। जब जेड जो है हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो उस सिचुएशन में लिखेंगे कि इफ़ अगर वाई हमारा अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हमको फॉर्मेट क्या मिलेगा, 0, y मिलेगा। यानी रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। तो अगर मान लेते y का वैल्यू 0 मिला, तो y का वैल्यू 0 नहीं 0 से बड़ा मिला, यानी पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव होगा तो यहाँ आएगा, निगेटिव होगा तो यहाँ आएगा। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ से यहाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 90 डिग्री का बनना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो π/2 बोलेंगे। तो देखिए π/2 जो इस बीच में जा रहा, यानी हमारा थीटा कितना हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा। इसको भी चेक करना, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर अगर हम लिखते हैं कि इफ़ y जो अगर हमारा निगेटिव हो जाता है देन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम इधर से एंगल लेकर के आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखिएगा तो 270 डिग्री हो जाएगा। इधर से अगर आते हैं तो 270 हो जाएगा, यानी इससे बाहर चला गया, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम बोले हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर क्लॉकवाइज में आते हैं। तो क्लॉकवाइज में आते हैं तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो क्लॉकवाइज है, इसलिए एंगल हमारा -90 डिग्री होगा, जिसको हम लोग -π/2 बोल सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री है, तो -π/2। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो आपको इमेजिनरी पार्ट को देख लेना है। अगर पॉजिटिव है तो थीटा π/2 यूज करना है, और निगेटिव है तो थीटा -π/2 यूज करना है। तो हम लोग देख लिए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे जाएगा तो थीटा कैसे यूज करेंगे, और वाई एक्सिस पे जाएगा तो थीटा कैसे यूज करेंगे। अब आगे देखने वाले हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे नहीं जाता है, वाई एक्सिस पे नहीं जाता है, किसी क्वाड्रेंट में जाता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो उस सिचुएशन में थीटा कैसे डिसाइड होगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट को भी ध्यान में रखना है कि उस कंडीशन को जो है हर हाल में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, चारों का हम डायग्राम बना रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता, सेकंड में जाता, थर्ड में जाता, फोर्थ में जाता, तो क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें सेलेक्ट किसको करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हैं। तो पता कैसे चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो स्टार्टिंग में बताएं कि क्वाड्रेंट का डिसीजन कैसे होगा, तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन दे करके डिसीजन लेना होगा। तो एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, और यहाँ हमारा क्या ओरिजिन है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब कि आपका इससे ज़्यादा रहेगा और इससे कम रहेगा, यानी एंगल जो है 0 और π/2 के कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। मान लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया, कोई पॉइंट है पी ऐसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया, तो इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना क्या है, यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे ही ए मान लेते हैं। अब इसमें यही ना आपका एंगल है, आपका एंगल जो है यही ना है, तो आपको देखना है कि एंगल जो है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए पहले हम क्या करते हैं, चारों का डायग्राम बना देते, फिर आपको हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बना दिए, अब सेकंड का बनाते हैं, एक ही बार सबको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट हो गया, तो ऐसे हो गया और ऐसे इसको मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्यूट एंगल हम लेंगे, सारे में आप बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। पी हो गया, ये हमारा ए हो गया। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं जब हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन क्या हो जाता है, निगेटिव। एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ इस टाइप से, तो ऐसे बना लेते हैं एंगल को इस टाइप से। और एक केस और है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ओरिजिन है। फोर्थ क्वाड्रेंट इस टाइप से, यहाँ पी हो गया, यहाँ हमारा ए हो गया। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इस सेकेंड का है, आपका थर्ड का हो गया, और ये आपका किसका हो गया, फोर्थ का हो गया। अब देखिए आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एंगल सपोज कर लेना अल्फा। तो आपको स्टार्टिंग में अभी बताया फॉर्मूला एक कि tan थीटा की जगह हम अल्फा लिख रहे हैं, इक्वल टू एक बताया है आपको क्या, y/x, पीछे जस्ट लिखे थे y/x का मॉड। तो इसका यूज करके जो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को निकाल लेते हैं। y का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो गया, और x का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया। यहाँ जो अल्फा दिख रहा है कैसा एंगल होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। अल्फा कैसा एंगल होगा, एक्यूट, यानी इसका वैल्यू जो होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी 0 और π/2 के बीच में होगा। तो अल्फा यानी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एंगल भी हमारा जो दिख रहा है भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये एंगल जो दिख रहा है ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल जो दिख रहा है ये भी अल्फा हो जाएगा, यानी सब एक्यूट एंगल है। अब इसमें हम जो डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो अल्फा है क्लॉकवाइज में जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो यहाँ हमारा अल्फा जो है देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेटिस्फाई नहीं करता तो क्लॉकवाइज में जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो यहाँ थीटा का वैल्यू हमको क्या मिला, अल्फा। अल्फा जो कि एक एक्यूट है और इस बीच में जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उस सिचुएशन में ये जो अल्फा है वहीं आपके थीटा का काम करेगा, यानी एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले बोले हैं कि आपको लेना है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सेटिस्फाई करना है तो क्लॉकवाइज में जाना है। तो यहाँ से यहाँ आइएगा तो एंगल आपका कितना हो जा रहा है, तो पाई हो जा रहा है, यानी कि 180 डिग्री हो जा रहा है। और ये मेजर आपका कितना है, तो अल्फा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ का बात करते हैं तो टोटल पाई है, इसमें से अल्फा को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, यानी पाई माइनस अल्फा हो जा रहा है। तो अल्फा कैसा एंगल है हमारा, तो एक्यूट एंगल है। तो देख रहे हैं कि पाई में से अगर किसी एक्यूट एंगल को घटाते हैं तो वैल्यू इसके बीच में ही रहेगा। एक्यूट का मतलब 0 और 90 के बीच में घटाना होगा। तो पाई में से अगर एक्यूट घटाते हैं तो वैल्यू इस बीच में रहेगा, इसलिए ये हमारा वैलिड है। यानी थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो पाई माइनस अल्फा का यूज करेंगे। कब, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखिए इधर से भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर हम बात करते हैं तो इधर से भी यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो कितना हुआ, पाई, और फिर यहाँ तक आएंगे तो बढ़ गया, यानी पाई प्लस अल्फा। अगर यहाँ से हम यहाँ आ जाएं तो पाई प्लस क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है, पाई प्लस अल्फा। लेकिन ये वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको जो है पाई से क्या करना है, देखिए पाई प्लस अल्फा अगर इधर से आ रहा है तो पाई प्लस अल्फा तो हुआ, लेकिन डायरेक्शन भी इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव। तो पाई में कुछ जोड़ करके आप निगेटिव कर दीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो इस बीच में नहीं जा पाएगा, इसलिए वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता तो थीटा क्या यूज करना है, तो पाई माइनस अल्फा यूज करना है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मान लेते हैं यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ आ गए तो ध्यान दीजिएगा कि एंगल अल्फा है जो कि हमारा एक्यूट एंगल है, चारों केस में है। देख रहे हैं ना, एक्यूट एंगल अल्फा, यहाँ भी एक्यूट एंगल अल्फा, यहाँ भी एक एक्यूट एंगल हम इधर से लिए अल्फा, और यहाँ भी इधर से एक्यूट नहीं ले पा रहे थे तो इसलिए इधर से हम एक्यूट एंगल यानी एक एक्सिस के साथ ही ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ भी एक एक्सिस के साथ लिया गया, यहाँ भी एक एक्सिस के साथ लिया गया, यहाँ भी एक एक्सिस के साथ लिया गया, और यहाँ भी एक एक्सिस के साथ लिया गया। देख रहे ना, ऑप्शन इधर से भी है वाई एक्सिस नहीं लिए, इधर से भी है वाई नहीं लिए, यहाँ वाई एक्सिस से इधर का ऑप्शन है, सॉरी इधर का नहीं लिए, ठीक है। वैसे यहाँ भी वाई एक्सिस का ऑप्शन है नहीं लिए, यानी चारों केस में जो अल्फा एक्यूट एंगल लिए किसके साथ लिए हैं, तो एक एक्सिस के साथ ही लिए। अब अगर हम इधर से आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री यानी कि पाई, और इधर आ रहा तो पार कर गया, यानी क्या मिल रहा, तो पाई प्लस अल्फा मिल रहा पॉजिटिव में, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमको पाई से बढ़ना नहीं है, यानी वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं इधर से, तो इधर से आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आपका पाई है यानी कि 180 डिग्री है,
यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 डिग्री यानी पाई है, तो इसमें से हमको अल्फ़ा को घटाना होगा, क्योंकि हमको यहाँ से यहीं तक रहना। कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ तक, यानी एंगल हमारा क्या हो जाता है? तो पाई माइनस अल्फ़ा। अब डायरेक्शन का बात करते हैं तो डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना है कि एंगल पॉजिटिव निगेटिव एक्चुअली में होता नहीं है, बस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई हो गया, तो इसमें से हमको कुछ घटना है, चूँकि एंगल जो भी बनाना तो एक्स एक्सिस के साथ ही बनाना, तो एक्स एक्सिस के साथ बनाइएगा इस लाइन का तो यहीं तक पहुँचेगा। तो इसलिए पाई में से अल्फ़ा को घटा लिए, तो पाई माइनस अल्फ़ा क्लॉकवाइज में आ रहा है इसलिए निगेटिव लगा दिए, यानी हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। कब? जब हमारा थीटा कहाँ है, सॉरी जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे बाहर जा रहा है और ये वैल्यू इसी में जा रहा है, इसलिए ये हमारा सेलेक्टेड वैल्यू होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ना कि अल्फ़ा जो है देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस के साथ ही बनाया गया। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक आएगा 270 को पार कर जाएगा, जबकि हमको 180 को पार नहीं करना, तो इसलिए ये वैल्यू भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर से आते हैं तो हमारा एंगल एक्यूट मिल गया अल्फ़ा, लेकिन हमारा डायरेक्शन कैसा है? तो क्लॉकवाइज है, तो माइनस यूज़ करेंगे, यानी थीटा हमारा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो थीटा अल्फ़ा इसी से निकलेगा, मतलब tan अल्फ़ा इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फ़ा को निकाल लेंगे, अल्फ़ा हमारा 0 और 90 के बीच में होगा। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड यानी कि आर्गुमेंट सीधे थीटा यानी कि जो अल्फ़ा रहेगा उसको डाल देना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो जो भी अल्फ़ा का वैल्यू निकाल रहे हैं पाई से उसको घटाना है, उसके बाद डालना है जो भी आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पाई से अल्फ़ा को घटाइए और उसका निगेटिव कर दीजिए, और फोर्थ में जा रहा है तो जो आपका अल्फ़ा आ रहा है सीधे उसका क्या कर देना है? निगेटिव कर देना है। तो इसी चारों सिचुएशन के बेसिस पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड यानी कि हम लोग आर्गुमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही देखे हैं कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं जेड को? तो एक्स जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि सीधे मॉडुलस बताइए, तो मॉडुलस बताने के लिए कोई झंझट नहीं है, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि एम्पलीट्यूड यानी कि आर्गुमेंट बताइए, तो उसके लिए आपको काफ़ी सारा केस बताया है कि अगर एक्स एक्सिस पे जाएगा तो कैसे होगा, वाई एक्सिस पे जाएगा तो कैसे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबके लिए अलग अलग केस बताया, वैसे निकाल लेना है। और अगर आपको बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखिए, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता से आर को निकालेंगे, फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर जा कहाँ रहा है, उसके सिचुएशन के अनुसार थीटा को निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डीपली समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर भी और नए चैनल को तो सब्सक्राइब भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।